हेलो गाइस, मैं रोहित रंजन एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में साहित्य ज्ञान सागर में। तो चलिए दोस्तों, उस सेशन को बरकरार रखते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो कि हम लोग क्लास 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था नाम का जो पुस्तक था, पॉलिटिकल साइंस का पुस्तक था, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जो कि कक्षा 8 का एनसीईआरटी का बुक है दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक और प्रमाणिक बुक है। इस पर 100% भरोसा कीजिए और मेरे साथ पूरा जुड़े रहिए, क्योंकि मैं 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास के साइंस और एसएसटी इसको मैं बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूं दोस्तों। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख लिए थे, ये पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था वो संविधान। तो संविधान के बारे में परिचय देख लिए थे दोस्तों। भारतीय संविधान के आयाम देख लिए थे। तो भारतीय संविधान के आयाम में देखे थे, संघवाद को भी हम लोग अच्छे से देखे थे, संसदीय शासन पद्धति को भी देखे थे। इसके बाद स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में हम लोग ये 3 आयामों को हम लोग देखे थे। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य केवल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है धर्मनिरपेक्षता। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, ताकि आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लें। एक बार फिर मैं आप सबों को याद दिला देता हूं, या तो बता देता हूं कि ये जो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद रहता है, वो सिर्फ क्लास 8 को ही पढ़ाना मेरा मकसद नहीं रहता है। क्लास 8 के तो बच्चों को तो फ़ायदा होगा ही निश्चित तौर पर। इसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं, चाहे नया स्टार्ट किए हुए हैं या तो पुराने कैंडिडेट हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो इस सेशन को ले सकते हैं, क्योंकि ये इतना बेनिफिशियल है कि आप इससे बच नहीं सकते हैं। और बात रही कॉम्पिटिटिव में, आने जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है कि नहीं, तो निश्चित तौर पर पूछा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी का बुक का तैयारी कर लेते हैं तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप नियमित रूप से एनसीईआरटी का बुक पढ़ लेते हैं या फिर मेरे साथ जुड़ करके मतलब सेशन को लेते रहेंगे, तो आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। आपको कोई दूसरा बुक पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लगेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, ऐसा लगेगा दोस्तों। तो सभी क्लास के बच्चे चाहे जो हो, आपको ज्ञान लेना है तो आप इस वीडियो को लेते रहिए, सेशन को लेते रहिए। और फिर से बोलते हैं, भरोसा रखिए दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आपको पूरा नॉलेज मिलेगा और आपका क्वेश्चन यही सब बुक से रहता है दोस्तों। आप बहुत दूर तक मत सोचिए, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर एनसीईआरटी बुक को आप पढ़िएगा तो आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सेशन को यही भरोसा के साथ में सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को उम्मीद दिलाता हूं कि अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जितने भी एसएसटी का बुक होता है सबको मैं बहुत अच्छे ढंग से कवर करने का प्रयास करूंगा। जितना मेरे अंदर क्षमता रहेगा उतने अच्छे ढंग से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि सुगमता पूर्वक जो किताब में नॉलेज दिया गया है वो आप तक आराम से पहुंचा सके, ठीक है। तो आइए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है, और चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आइए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो बोलता है कि समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। अन्य समाज में व्यक्ति जो रहते हैं उसका विकास कैसे होना चाहिए, तो उसके विकास के लिए एक अधिकार दिया गया है, ठीक है। संविधान व्यक्तियों की लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है वो समाज के लोगों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है और उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था भी करता है, ठीक है। भारत का संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। भारत का जो संविधान है वो भारतीय वासियों को मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है दोस्तों। मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, ध्यान से समझते जाइएगा। संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक
और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संविधान का अंतरात्मा कहा गया है। अब बात करते हैं संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो सरकार यानी नागरिकों को सरकार की मनमानी करने से और उसको निरंकुश होने से बचाता है। यानी मौलिक अधिकार है जो वो सरकार को भी कैसे करता है, कंट्रोल करता है दोस्तों। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। याद रखिएगा, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार था जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार एक तरह से घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इससे बचने के लिए न्यायालय के शरण में जा सकता है। जो उसको 6 मौलिक अधिकार दिया गया है, 7 मौलिक अधिकार था तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। ठीक है, और 6 मौलिक अधिकार में से आपको लगेगा कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है तो आपको हक है दोस्तों, आप न्यायालय में जा कर के अपना हक पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया हुआ है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बात है। आइए बात करते हैं एक एक मौलिक अधिकारों को हम लोग अच्छा से देखते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त प्रमुख मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान हम लोग को कौन सा प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान करता है उसको हम लोग एक एक करके और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। किस मौलिक अधिकार में किन बातों को जोर दिया गया है। बात करते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार में क्या बताया जाता है, तो कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। सभी लोगों को जो भारतीय संविधान है या तो कानून है वो सभी लोगों को एक समानता यानी एक समान सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखते हैं, इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समानता के अधिकार में क्या कहा गया है, तो कहा गया कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जाए। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान में, होटल में, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाए। ये समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना लिंग के नाम पर। कोई सार्वजनिक स्थान है जैसे खेल के मैदान है, होटल या तो दुकान है या तो कोई भी स्कूल वगैरह है, वहाँ पर जाने से उसको नहीं रोका जाए। राज्य देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। सरकारी नौकरी के लिए भी सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। आइए बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। सभी मौलिक अधिकारों को याद करते जाइएगा। पहला हो गया समानता का अधिकार। अब दूसरा बात करते हैं मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार में दूसरा क्या आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति, भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने और कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत क्या किया गया है, नागरिकों को अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, भाषण करने देने का स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने, देश के किसी भी कोने में आने जाने और रहने, यहाँ तक कि कोई भी बिजनेस करने, कारोबार करने का अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार में। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन, ये सभी अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ठीक है, तीसरा अधिकार की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। यह अधिकार मानव तस्करी को रोकता है, बेगारी, जबरन श्रम का निषेध करता है। ठीक है, यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम का निषेध करता है,
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम या तो धंधों में लगाना और मजदूरी कराना अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या बोला गया है? 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा है उसको कारखाना जो होता है ना, खतरनाक कारखाना या तो जहाँ पर काम होता है वहाँ पर बच्चों को, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप उससे मजदूरी नहीं करा सकते या तो आप उससे काम करवा नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपराधी घोषित हो जाएंगे। अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक एक मौलिक अधिकार को समझते जाइए और उसको आद करते जाइए। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है कि आपको भारत में रहने वाले हैं आप, तो आपको जो धर्म इच्छा होता है उस धर्म को आप मान सकते हैं, उस धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। चलिए अगला जो मौलिक अधिकार है वो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्रदान करता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत क्या है कि भारत की जो संस्कृति है उसको आप बनाए रखें। आप शिक्षण संस्थान भी आप कहीं भी खोल सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, अब बात करते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है दोस्तों वो हमारे संविधान के 32 में यानी आर्टिकल 32 में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत अगर आपको लगता है कि आपका मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो आप अदालत का रुख कर सकते हैं, आप अदालत जा सकते हैं। तो ये हम लोग देखें मौलिक अधिकार, छः प्रकार का मौलिक अधिकार हम लोग देख लिए। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला टॉपिक में। और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मौलिक कर्तव्य है। फंडामेंटल हमारा क्या ड्यूटी होना चाहिए, इसको आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इसको समझ सकते हैं। इसको आपको सीखना ज़रूरी है कि मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है। हमारा जिस देश में हम रह रहे हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो क्या कर्तव्य होना चाहिए वो हमारे संविधान में वर्णित है। तो 11 प्रकार का मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, 11 प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्यों के पालन का भी उम्मीद करता है। जिस देश में हम रहते हैं दोस्तों और हम लोग कुछ ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो हम नागरिक का एक कुछ जिम्मेदारी होना चाहिए, जिम्मेवारी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जिम्मेवारी क्या है, तो हमारा भारतीय संविधान जो है सो हमसे उम्मीद करता है, हमसे अपेक्षा रखता है कि हम लोग संविधान में वर्णित 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का क्या करें, पालन करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि कौन से 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि भारतीय संविधान में वर्णित है। ठीक है, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, यानी देश की एकता को और अखंडता को बिना यानी क्या बोलते हैं उसको, एकता को बनाए रखने के लिए, अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य दिया गया है। यानी हमारा एकता बना रहेगा, हमारा देश का अखंडता बना रहेगा, हमारा देश नहीं टूटेगा और देश में समरसता रहेगा, भाईचारा रहेगा, प्रेम रहेगा, ये सब उच्च गुण रहेगा। ठीक है, तो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को आराम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला बात करता है संविधान कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों को, उसके संस्थाओं को, राष्ट्रीय ध्वज को और राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। पहला बात है कि सबसे पहले तो संविधान को पालन करना चाहिए, संविधान में जो बोला गया उसको हम लोग मानना चाहिए, संविधान के आदर्शों को मानना चाहिए, संविधान से संबंधित जितने भी संस्था है उसको भी हम लोग मानना चाहिए। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, इसका सम्मान करना चाहिए। ये हुआ पहला नंबर का
मौलिक कर्तव्य। दूसरा बात करते हैं स्वतंत्रता के लिए हमारा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। यानी हमको आज़ादी पाने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने के लिए जो भी उच्च आदर्श होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग को पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए प्रेरित करने वाले जो गुण होते हैं उसको हमको बढ़ाना चाहिए। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। हम लोग भारत देश का नागरिक हैं, तो हमारे देश का जो संप्रभुता है, हमारा जो एकता है, चाहे जो भी धर्म का हो, कोई भी जातीय को हो, तो हम लोग आपस में एकबद्ध रहना चाहिए और देश को टूटने नहीं देना चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों, भारत का जो लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को अक्षुण्ण बनाए रखने में, देश के एकता और अखंडता को बनाए रखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अगर वे नहीं रहते तो हमारा देश का जो 567 देशी रियासत थे, 567 जो हमारे देशी रियासत थे, वो इधर उधर बिखर जाता और हमारा जो भारत, इतना बड़ा जो भारत है, वो खंडित रहता, टूटा हुआ रहता, उसका संप्रभुता नहीं बच पाता, भारत एकबद्ध नहीं रहता, वो टूट जाता। लेकिन सबसे ग्रेट काम किए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश को जोड़ करके रखने का प्रयास किए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता होना चाहिए, समान भ्रातृत्व की भावना होना चाहिए। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, क्रिश्चियन जो भी हो, सब में सभी लोगों से एक तरह से भाई, क्या बोलते हैं उसको, भ्रातृत्व की भावना रखना चाहिए। वो भी हमारे मित्र है, वो भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ये भावना हमारे अंदर रहना चाहिए। सब महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। या तो कोई ऐसा प्रथा है जो कि महिलाओं को उचित आदर या तो अनादर करता है, आदर नहीं देता है, उसको अपमानित करता है, तो वैसे प्रथाओं को हम लोग को नेगलेक्ट करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आगे बात करता है मौलिक कर्तव्य में सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना चाहिए और उसको परिरक्षण करना चाहिए। यानी जो हमारे सामाजिक संस्कृति होता है, या तो कोई त्यौहार हो गया, या तो कोई वैसा कुछ कार्यक्रम हो गया जो हमारे परंपरा को, महत्व को समझाता है, तो उसका परिरक्षण करना चाहिए, उसको सेफ रखना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनका रक्षा करना चाहिए और उसको वृद्धि करने का, यानी उसका संवर्धन करने का हमेशा हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए। जैसे प्राकृतिक संपदा हो गया, नदी, झील, झरना, वन जीव, ये सबसे हम लोग को भावात्मक संबंध रखना चाहिए, उदारवादी सोच रखना चाहिए। इसको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नदी के जल को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए, जंगल को नहीं काटना चाहिए, जीवों को नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार की सोच विकसित करने के लिए बोल रहा है हमारा भारतीय संविधान, मौलिक कर्तव्य बोल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हम लोग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए, मानववाद और ज्ञान अर्जन पर भी जोर देना चाहिए और सुधार की भावना का विकास होना चाहिए। सुधारात्मक कार्य होना चाहिए, जो भी कर रहे हैं उसमें सुधार अलग अलग समय में होते रहना चाहिए। जैसे नया नया युग आता है तो उसके अनुसार समाज में बदलाव होना चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। अगला बात करता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए दोस्तों। जैसे हमारा सरकारी विद्यालय हो गया, सरकारी रोड हो गया, पुल हो गया, बिजली हो गया, इसका हम लोग समझदारी से इसका उपयोग करना चाहिए और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करना चाहिए। किसी भी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ में हम लोग को यानी उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, अगला बात करते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। यानी हम जिस लेवल पर हैं वहाँ से हमको विकास की ओर ही जाना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। ठीक है, जहाँ पर हैं वहाँ से हम लोग अपना विकास ही देखना चाहिए, आगे कैसे बढ़े, देश आगे कैसे बढ़े, इस पर हम लोग को बल देना चाहिए। अगला है वो है माता पिता या संरक्षक को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बाल या प्रति बाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे मान के चलिए हमारे माता पिता हैं और उनके हम बच्चे हैं और हम लोग का एज मान के चलिए 6 से 14 साल से नीचे है। ठीक है, तो
माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो हमको शिक्षा देंगे। अगर मान चलिए उसका बच्चा नहीं है, मान चलिए कोई अनाथ है और वो किसी के अंडर में है, कोई उसको संरक्षण दे रहा है, कोई उसको पाल पोस रहा है, तो उसका ऐसा नहीं है कि मनमानी करेगा। उसका भी एक कर्तव्य बनता है कि अगर 6 से 14 साल का बच्चा है तो उसको वो पढ़ावे। ठीक है, तो इस पर भारतीय संविधान जोर देती है। आइए दोस्तों बात करते हैं, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, कि धर्मनिरपेक्षता क्या है दोस्तों, सेक्युलरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। अब ये धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव क्या होता है आगे समझिए। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने के पूरी छूट दे रखा है। ठीक है, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज की शक्ति को लेकर के एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। यानी हमारा राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, हमारा देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। तो यही बोला गया, धर्म को राज्य से राष्ट्र से जोड़ना नहीं है। हमारे देश में जितने भी धर्म हैं सबका महत्व है। कोई भी इंसान को जो धर्म अच्छा लगे उस धर्म को वो मानेगा, उसको ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप इंडिविजुअल कोई धर्म विशेष को माने। आपका इच्छा, आप जिस धर्म को माने वही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपको दबाएगा नहीं। ठीक है, अगर कोई दबाता है तो आपका हक है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। भारत का जो संविधान है भारत को क्या घोषित किया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, सो बोला है। ठीक है, भारतीय राज की बागडोर ना तो किसी धर्म समूह के हाथों में है और ना ही राज्य के किसी एक धर्म को समर्थन कर देता है। हमारा जो भारत है वो किसी एक धर्म को विकसित करने का प्रयास नहीं करता है, किसी एक धर्म को नहीं मानता है। बहुत सारे धर्म हैं, जिसको जो मन करे, भारत के कोई भी नागरिक किसी धर्म को मान सकता है, उसके आदर्शों को समझ सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। भारत में विद्यालय, कचहरी, थाना, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा नहीं की जाती। यानी सरकारी जो काम होता है उसमें एक धर्म को बढ़ावा देने का कोई कार्य यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि ये धर्मनिरपेक्षता है। सभी नागरिक जिनको जो मन करे वो धर्म को माने। सभी, ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप एक इंसान हो और मतलब बार बार आप धर्म को बदले, ये उचित नहीं है। ये गैर जिम्मेदार नागरिक का काम होता है। ठीक है, बार बार धर्म को बदलने की जरूरत नहीं है। आप समझदार और जिस समय हो जाएंगे और उसमें आपको लगेगा कि सब धर्म के बारे में जान जाइएगा, तो आपको जो धर्म अच्छा लगेगा वो चीज़ आप मान सकते हैं। ठीक है, संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसका निष्कर्ष यह निकलता है, यानी धर्मनिरपेक्षता के आलोक में, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संविधान में कौन सा बात कहा गया है उसको आप समझते हैं, निष्कर्ष के रूप में समझते हैं। कोई एक धर्म समुदाय किसी दूसरे धर्म समुदाय को दबा नहीं सकता। यानी एक दो धर्मावलंबी आपस में टकराव करने का प्रयास नहीं करेगा। ज़्यादा जनसंख्या वाला जो धर्म रहेगा वो कम जनसंख्या वाले धर्म को दबाएगा नहीं। किसी प्रकार से कोई किसी को दबा नहीं सकता। अगर ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है, उसको सज़ा मिल सकता है अगर आप शिकायत करें तो। एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकता। मान चलिए एक ही धर्म है, ठीक है, और एक धर्म का कोई थोड़ा सा मजबूत, यानी मजबूत कहने मतलब कि हर दृष्टि से परिपक्व है, मजबूत है, और कोई गरीब है या तो कोई दलित है या तो दमित है, दबा कुचला है। ठीक है, तो ऊंचे तबके के लोग किसी नीचे तबके के लोगों को दबा नहीं सकता है। किसी राज्य किसी नागरिक पर ना तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और ना ही लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। यानी धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत कोई भी राज्य किसी नागरिक पर भी कोई खास धर्म थोप नहीं सकता है या तो उसको उसका धार्मिक स्वतंत्रता छीन नहीं सकता है। यानी आपको हक दिया गया कैसे कि आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया यहीं पर समाप्त दोस्तों। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। तो क्लास 8 का जो पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर संविधान है, वो 2 वीडियो में हो गया कवर। फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखें। और फिर एक बार बताते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एनसीईआरटी का जितना भी ज्ञान होता है वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं सभी चैप्टरों को पढ़ाने वाला हूं। साइंस, एसएसटी, क्लास 7, 8, 9, 10 सभी क्लास के मैं इन दोनों बुकों को मैं पढ़ाऊँगा ताकि आपको अधिक से अधिक ज्ञान मिल सके, आप जानकारी प्राप्त कर सके, अपनी तैयारी को बेहतर बना सके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, उसके एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे ढंग से आप कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों वीडियो में आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा संविधान के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।